क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। गाजियाबाद के मुरादनगर में कल एक बड़ा हादसा हुआ। मुरादनगर के एक शमशान घाट का लेंटर गिरने से 27 लोगों की जान चली गई। 38 लोगों को मलबे से निकाला गया। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले यहां निर्माण कार्य हुआ था। एक प्राइवेट बिल्डर ने इसका ठेका लिया, जो अब फरार बताया जा रहा है। हादसे में मारे गए 3 लोगों के परिवार वालों ने उनका शव मेरठ हाईवे पर रखकर जाम कर दिया। पुलिस मौके पर है, लेकिन परिवार वाले शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं। मेरठ जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा है। प्रदीप और सुनील चाचा भतीजा थे। परिवार वालों का कहना है कि सुनील के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनकी देखभाल कौन करेगा। पुलिस ने मुरादनगर नगर पालिका की अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार किया है। ठेकेदार फरार है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, यह हादसा सरासर लापरवाही और भ्रष्टाचार की देन है, जिसकी भेंट 27 जिंदगियां चढ़ गई। हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी जो हाईवे पर शव रखे गए थे, क्या वो अब भी वहां मौजूद हैं या फिर पुलिस उन्हें समझाने और मनाने में कामयाब रही है? देखिए शारिक का बिल्कुल ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है, जिसमें कल से लेकर आज तक लगातार जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक 27 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है और करीब 13 लोग घायल हैं, जो काफ़ी क्रिटिकल हैं, उनका इलाज चल रहा है। आज सुबह से करीब जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लोगों ने 6 लोगों के शव दिल्ली मेरठ हाईवे पर रख दिए हैं और ये शव सुबह 10 बजे से रखे हुए हैं और वहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो मृतक हैं उनको 15-15 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिवारों को दिया जाए और साथ में परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए। इसी मांग के साथ 6 शव दिल्ली मेरठ हाईवे पर रखे हुए हैं और वहां पर काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। जो पुलिस है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जो गाजियाबाद पुलिस है उसने जो मुरादनगर नगर निगम के अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं निहारिका सिंह, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ में जूनियर इंजीनियर चंद्रकांत और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार किया गया है। जांच में ये जानकारी मिली है कि जो शमशान घाट की गैलरी का लेंटर गिरा है, ये लेंटर करीब 2.5 महीने पहले ही बनाया गया था, लेकिन इसमें इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि लेंटर कल भरभरा कर नीचे गिर पड़ा, जिसकी चपेट में करीब 40 लोग आ गए और उनमें 27 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो इस लेंटर को बनाने वाले जो ठेकेदार हैं अजय त्यागी, वो फिलहाल फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है और उनके साथ में जो लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा है और इसमें साफ तौर पर गाजियाबाद नगर निगम की लापरवाही खुले तौर पर सामने आ रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के चलते एक जो लेंटर है वो इतना कमज़ोर बनाया गया कि पूरा लेंटर जो है 2.5 महीने बाद ही नीचे आ गिरा और जिसमें 27 लोग मारे गए। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुकेश की ताज़ा अपडेट ये है कि 6 शव मेरठ हाईवे पर रखे हैं। परिजन अपनी मांगों के साथ वहां आ रहे हैं। पुलिस उन्हें समझाने और बताने में नाकाम रही है। 31 दिसंबर की रात खार में 22 साल की लड़की की मौत की गुत्थी अभी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई। पुलिस ने इस मामले में भले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 की रात बिल्डिंग की छत पर पार्टी हो रही थी, जिसमें 12 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी भी उसमें मौजूद थे। लड़की का शव ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों पर मिला था। लड़की के शव पर यानी जिस्म पे जख्म के निशान मिले थे। तो जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो उनके जिस्म पर भी जख्म मौजूद थे। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं। सुनील, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि अभी तक पूरी तरह से यह मामला सुलझा नहीं है। तो इन दोनों की क्या भूमिका थी, और अगर ये वही हैं जिन्होंने हत्या की, तो ये गुत्थी अब तक उलझी क्यों है? शारिक, देखिए, पार्टी देर रात तक चल रही थी। उस पार्टी में छत पर कुल 12 लोग मौजूद थे, लेकिन जो शव मिला है वो तल मंजिल की सीढ़ी पर मिला है और बहुत ही इस स्थिति में था कि खून से वो लथपथ थी, कपड़े भी फटे हुए थे मृतका के। और वो दूसरी मंजिल से तल मंजिल तक की सीढ़ियाँ खून से सनी हुई है। ये शक है कि उनको दूसरे मंजिल से रगड़ते हुए नीचे लाया गया। कपड़े क्यों फटे थे इसको लेकर एक शक शुबा है, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन पुलिस का फौरी तौर पर मानना है कि चूंकि खींचतान हुई थी
उसमें कपड़े फटे होंगे। लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए स्वैब टेस्ट के लिए दिया गया, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद साफ हो जाएगा। इसलिए अब तक धारा 376 जो है वो इस पूरे मामले में नहीं लगाई गई, लेकिन हत्या के मामले से जाँच की जा रही है। जो आरोपी पकड़े गए हैं वो ठीक से बयान नहीं दे रहे हैं और बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, और यही उनका कहना है कि उन्हें कुछ याद नहीं क्या हुआ है। हालांकि जब पार्टी हुई थी, पार्टी में सबसे पहले वही 2 लोग बाहर जाते हुए देखे गए थे, बाकी लोग नहीं गए थे, तो सबसे ज़्यादा शक उन्हीं पे था। और चूंकि उनको भी जख्म है, उनके शरीर पे भी जख्म के निशान है, तो स्वाभाविक तौर पर वो दोनों जो आरोपी है श्री जो धनकर और साथ ही दिया जो है पाडनकर, वो दोनों ही उनसे उनका झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है वो उसमें शामिल है, ये शक है। इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक ठीक से वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस को शक है कि शायद ये लव एंगल का मामला है, क्योंकि श्री पाडनकर, दिया और साथ श्री दिया और जो मृतका है वो सभी एक साथ में थे, एक साथ ही एक दूसरे से परिचित थे, और श्री शायद दोनों के साथ प्यार करता था, जिसको श्री के साथ दिया को देख के शायद उस युवती को गुस्सा आया और उसी के बाद लेकर झगड़ा हुआ, और झगड़े का परिणाम जो है इस तरह हो गया। लेकिन कोई चूंकि और चश्मदीद गवाह नहीं है जो इस पूरे मामले को साबित कर पाए, और क्या है हुआ है क्या नहीं इससे साफ नहीं हो पा रहा है। तो अब पुलिस जो है जो भी घटनाक्रम है उसको पूरा चेन के हिसाब से वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश में है। साथ ही ब्लड टेस्ट सभी का लिया गया है, खून लिए गए हैं, ताकि किसी के खून में कोई शराब हो या ड्रग्स हो उसकी भी जांच की जा रही है। तो बहुत कुछ एंगल से मामले की जांच की जा रही है, और ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जिनका अभी जवाब नहीं है। यही वजह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी ये मर्डर की गुत्थी अनसुलझी बनी हुई है, अभी भी उलझी हुई है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और कोशिश ये है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उन पर पुख्ता केस बनाया जाए, और आरोपियों तक अगर और भी आरोपी हैं तो उन तक जल्दी पहुंचा जाए। यूपी के जौनपुर में एक 7 साल के बच्चे की हत्या का आरोप उसके टीचर पर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 7 साल के बच्चे को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। 7 साल का मासूम कोचिंग के लिए घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। बाद में घर वालों को फोन आया कि उनका बेटा अगवा हो गया है, 7 लाख फिरौती देने के बाद ही छोड़ा जाएगा। पुलिस ने जब छानबीन की तो अगवा करने वाले ITI के 2 छात्र निकले, जिनसे बच्चा पहले ट्यूशन पढ़ने जाता था। दिल्ली के बुद्ध विहार में अवैध तरीके से गुटखा फैक्ट्री चल रही थी। GST विभाग ने इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 831 करोड़ की GST चोरी का मामला पकड़ा है। फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के GST कमिश्नर शुभागता कुमार के मुताबिक उनकी टीम को जानकारी मिली थी कि बुद्ध विहार इलाके में अवैध गुटखा फैक्ट्री चल रही है और बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की जा रही है। इस फैक्ट्री से करीब 4.25 करोड़ रुपए की मशीनें जब्त की गई हैं। फैक्ट्री में 65 मजदूर काम कर रहे थे और यहां से गुटखा और कई दूसरे राज्यों में सप्लाई की जा रही थी। दिल्ली में कोरोना के नियमों की अनदेखी कर अवैध तरीके से चलाए जा रहे 2 हुक्का बार पर छापेमारी की गई। इस मामले में पुलिस ने हुक्का बार चलाने वाले समेत 65 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 जनवरी को पहले रोहिणी सेक्टर 9 के अपटाउन कैफे पर छापा मारा गया। रोहिणी के DCP प्रमोद कुमार मिश्रा के मुताबिक स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी, जिसके बाद छापा मारा गया। लोन देने के नाम पर बने फर्जी ऐप पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस बीच तेलंगाना में ऐसे ही एक ऐप के जरिए लोन लेने वाले व्यक्ति ने जान दे दी। आरोप है कि इस पर लोन देने वाले की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। राज्य में इस तरह के केस से जुड़े 5 लोग अब तक अपनी जान दे चुके हैं। तेलंगाना पुलिस ने इस केस में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 27 FIR दर्ज की गई है। इस मामले में ED अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच कर रही है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि लोन्स लोगों ने इस कोविड पैंडेमिक के दौरान उन्होंने लोन्स ली थी और उसके बाद उनको अब हैरेस किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट के बाद पुलिस ने कहा था कि आप जो भी आपको हैरेस कर रहे होंगे आप उस बात की कंप्लेंट अपने नज़दीक वाले पुलिस स्टेशन में कीजिए और हम जांच करेंगे।
अब तेलंगाना में 5 लोगों की मौत सुसाइड की वजह से हो चुकी है और जो लेटेस्ट जो केस है वो नए साल में हुआ है। 38 वर्षीय चंद्रमोहन जिनकी मौत सुसाइड की वजह से हुई है, उन्होंने भी पुलिस में कंप्लेंट की थी। ऐसा उनकी बीवी कह रही हैं कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी कि उनको हैरेस किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस ने सलाह दिया था कि आप अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, क्योंकि हर 1-2 मिनट में उनको फ़ोन आते थे जिनमें उनको गाली दी जाती थी या फिर उनको धमकाया जाता था या फिर उनसे कहा जाता था कि आपके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह में आपकी इज्जत चली जाएगी। चंद्रमोहन ने अपना फ़ोन बंद तो कर दिया, लेकिन जो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट उस फर्म के पास मौजूद थे उन सबको मैसेजेस जाने लगे और फ़ोन कॉल्स जाने लगे, ये कहते हुए कि आपके जो फ्रेंड है, आपके जो कॉन्टैक्ट हैं या उनकी बीवी के पास भी ये फ़ोन कॉल आया और उनका कहना है कि उनको भी गाली दी गई और धमकाया गया, ये कहते हुए कि इन्होंने पैसे वापस नहीं दिए हैं। उनकी बीवी का कहना है कि हो सकता है कि 60 से 70 हज़ार तक उन्होंने वो लोन ले लिया हो, क्योंकि पहले तो बहुत छोटे अमाउंट्स उन्होंने ली थी, लेकिन उसके बाद जब एक लोन उनसे भरा नहीं गया तो दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, ऐसा ही करते करते उनके 60 से 70 हज़ार तक उनके लोन बढ़ गए। और अब उनकी मौत के बाद फिर से जो साइबराबाद पुलिस है वो जांच अपना और तेज़ कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी 29 लोगों की अरेस्ट हो चुकी है और 27 ऐसे FIR दर्ज हो चुके हैं और उनके बिना पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अपना जांच शुरू कर रही है, क्योंकि 29 लोगों में से 3 ऐसे चाइनीज़ नेशनल्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी केस बनता है और इसी बिना पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी जांच शुरू कर रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ पुलिस का कहना है कि जो कंपनीज हैं वो मोबाइल फ़ोन्स तो दे रही हैं इनको, टेलीकॉलर्स को, तो लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप अपना सिम कार्ड या फिर प्राइवेट सिम कार्ड अपना इस्तेमाल कीजिए, कंपनी द्वारा नहीं, ताकि उसको ट्रैक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल फ़ोन कॉल से जो कॉल्स हैं वो लोगों के पास जाते हैं और फिर धमकाने की जो प्रक्रिया है वो किया जाता है। और ये जो टेलीकॉलर्स है उनको एक इंसेंटिव स्कीम भी दिया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा रिकवरी कर पाएंगे तो आपको उसमें से 1% कमीशन के तौर पर आपके सैलरी के अलावा आपको मिलेगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक लैब के खिलाफ फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल एक ही UID और सैंपल नंबर के रिपोर्ट अलग अलग लोगों को दिए गए, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 79 वर्षीय बबन खोखराले की तबीयत खराब होने पर उन्हें अहमदनगर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। नियम के अनुसार अस्पताल में भर्ती करते वक्त उनकी कोरोना टेस्टिंग की गई, जो पॉजिटिव निकली। कुछ दिनों बाद बबन खोखराले की मौत हो गई, लेकिन बाद में उनके बेटे अशोक खोखराले ने पाया कि जो कोविड रिपोर्ट उनके पिता को दी गई, ठीक उसी सैंपल नंबर और उसी UID की रिपोर्ट दूसरे लोगों को भी दी गई, जबकि एक ही सैंपल नंबर के 2 रिपोर्ट नहीं हो सकते हैं। इन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज की है। तो वो रिपोर्ट देख के मेरे पिताजी के जो मेरे हाथ में रिपोर्ट थे, दोनों अगर मैंने मैच करके देखे तो सेम UID नंबर था, सेम टाइमिंग था, सेम डॉक्टर था, सिर्फ नहीं तो उसमें मेरे पिताजी का और उनका नाम अलग अलग था और उम्र अलग थी, बाकी पूरे रिपोर्ट सेम थे। तो मुझे पक्का डाउट हो गया कि मेरे पिताजी की एक डुप्लीकेट रिपोर्ट जिस हॉस्पिटल से के बारे में मैंने कंप्लेंट किया, उन लोगों ने ये कृष्णा लैब के मैनेजमेंट से मिलकर ये खोटे रिपोर्ट बनाए, तो मैंने इनके बारे में फिर MIDC पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दायर की। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में जांच की, जिसमें पाया कि बबन खोखराले का सैंपल कभी इनके लैब तक पहुंचा ही नहीं था और लैब के कुछ कर्मचारी फर्जी रिपोर्ट बनाकर दे रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, पेशेंटचा नमुना आलेलाच नाही, सॅम्पल आपल्याकडे लॅबला आलेलाच नाहीये। जब लैब ने जांच की तो पता चला कि ऐसे किसी मरीज का सैंपल आया ही नहीं था और किसी दूसरे की रिपोर्ट में नाम बदलकर ये दिया जा रहा था। MIDC पुलिस स्टेशन लैब के 2 कर्मचारियों की ओर से ये काम हुआ है, जिसके खिलाफ हमने पुलिस में शिकायत की है। करून जी पुढील कार्यवाही आहे ती करू शकता। डुप्लिकेट कोरोना पॉझिटिव्हचं सर्टिफिकेट बनलेलं आहे। शिकायत मिलने के बाद हमने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लैब के मालिक और कर्मचारियों से भी बात की जा रही है और जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि गुन्ह्याचा सखोल तपास करून जे काही सत्य बाहेर येईल त्यानुसार आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत। किसी के कोरोना संक्रमित होने का मतलब होता है कि उसके पूरे परिवार को अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में ये फर्जी रिपोर्ट वाला मामला बहुत ही गंभीर लगता है और ये देखना अहम होगा
कि पुलिस की जांच में ऐसे और कितने मामले सामने आते हैं। अहमदनगर से सागर दुस्सल और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 8 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी वेस्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने अलग अलग जगहों पर रेड कर 8 अपराधियों को पकड़ा जो लूट और डकैती के मामले में नामजद हैं। मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से देसी पिस्टल मिली है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है जिससे यह पता लग सके कि उसने कहां से यह पिस्टल खरीदी थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राज्य कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी रविवार रात करीब 12 बजे कोलकाता से अपने घर लौटे तो उस पर जानलेवा हमला हुआ। घर के सामने ही 3 अपराधियों ने उनकी कार को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की। तो आज के शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।